Hello everyone and a warm welcome to Achievers YouTube channel. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अचीवर्स के यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूँ कि शानदार तरीके से आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपने सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफ़ी अच्छी तरीके से रख रहे हो। दोस्तों, आज एनटीपीसी के सेट नंबर 26 लेकर आया हूँ। इससे पहले सेट 25 तक हो गया। जिन्होंने अभी तक सेट 25 को नहीं देखा है और उससे पहले के किसी भी वीडियोज़ को नहीं देखा है, तो उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग जाएँ और सेट 25 को ज़रूर देखें। ये जो आपको सेट 25 में क्वेश्चंस कराया गया है वो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी फायदेमंद है, तो आप लोग को जाके देखना चाहिए। वैसे आज ये सेट 26 लाने का मेरा प्लान था नहीं, लेकिन आप लोगों का जो सपोर्ट मैं देखा, आप लोगों का प्यार देखा, तो मेरे से रहा नहीं गया। मैं सोचा कि आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हो तो मेरा भी फर्ज बनता है कि हम आपके लिए ये वीडियो स्टार्ट करें। और मैं आपको रियलाइज़ नहीं होगा, मैं 1 बजे से आपका पीपीटी तैयार करने में लगा, लगभग ये 4 बजे तक पीपीटी तैयार हो पाया और उसके बाद मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ। तो बस इसी तरीके से आप लोग सपोर्ट करते रहिए। अगर जो इसी तरीके से आपका सपोर्ट रहेगा, प्यार रहेगा, तो आप लोग के लिए काफ़ी अच्छी अच्छी कंटेंट लाई जाएगी। ठीक है, तो ये आज का जो है एनटीपीसी का है, आपका सेट स्टेज 1 का है और फिर 27 तक को जो एग्जाम हुआ था 2016 में, उसका आज डिस्कस करने वाले हैं। तो उससे पहले जो भी लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं बेल आइकन को दबा लें। उससे क्या होगा, जो भी हमारी तरफ से रेगुलर अपडेट होगा वो आपको सबसे पहले मिल सकेगा। पहला प्रश्न देखते हैं। 92वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित भाषाओं में से किसे शामिल नहीं किया गया है? 8वीं अनुसूची और 92वें संविधान संशोधन, तो इसमें मैथिली, बोडो, संथाली, लेकिन कन्नड़ जो है वो आपके 92 सेकेंड संशोधन अधिनियम के माध्यम से आपके 8वीं अनुसूची में जोड़ा नहीं गया था। चलिए थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। 2 भाषा के लिए 2 आपका अमेंडमेंट हुआ था, उसके बारे में दोनों बारे में देखते हैं। एक तो हुआ था 1992 में हुआ था और एक हुआ था आपका कब हुआ था? 2004 में हुआ था। कब हुआ था? 2004 में हुआ था। तो 1992 में हुआ था वो था आपका 72वें संविधान संशोधन, और जो 2004 में हुआ वो था आपका 92 मतलब 92 अमेंडमेंट। ठीक है, यानी 92nd बोल सकते हैं, 92nd अमेंडमेंट। ठीक है, तो जो आपका 72वें संविधान संशोधन हुआ था वो आपका 92 में हुआ था। ठीक है, तो उसमें जो जोड़ा गया था उसमें था आपका सिंधी, थोड़ा सा देख लीजिए, मैं लिख देता हूँ। सिंधी यहाँ लिखना तो पॉसिबल नहीं है। उसके बाद हो गया कोंकणी, ठीक है, आप लोग समझ लीजिएगा, लिख लीजिएगा। उसका एक मणिपुरी और एक नेपाली। ठीक है, नेपाली। तो ये था आपका 72वें संविधान संशोधन में, सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। लेकिन जो 2004 में हुआ उसमें जोड़ा गया बोडो। कौन जोड़ा गया? बोडो। उसके बाद कौन जोड़ा गया? डोगरी। उसके बाद जोड़ा गया कौन? संथाली। ठीक है, और एक कन्नड़ नहीं, बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली जो बिहार का लैंग्वेज है उसको भी बोडो हो गया, डोगरी हो गया, संथाली हो गया और मैथिली। लेकिन जो कन्नड़ है वो आपके 92 सेकेंड अमेंडमेंट के अनुसार 8वीं अनुसूची में जोड़ा नहीं गया। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, मॉन्ट्रियल सम्मेलन 1987 में कौन सा बड़ा फैसला लिया गया था? जो 1987 में आपका मॉन्ट्रियल सम्मेलन हुआ था उसमें कौन सा बड़ा फैसला लिया गया था? तो विकसित देश 2020 तक पूरी तरह से सीएफसी के उत्पादन पर प्रतिबंध लगाएंगे, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्पादन पे प्रतिबंध लगाएंगे। तो जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था यह एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। ठीक है, जिसमें 26 अगस्त 1986 में, ठीक है, 26 अगस्त 1987 में, ठीक है, यह तय हुआ था कि विकसित देश सन 2000 तक सीएफसी के उत्पादन को पूर्णतः प्रतिबंध करना होगा। ठीक है, सीएफसी क्या होता है? सीएफसी का फुल फॉर्म होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि ओजोन परत के क्षरण के लिए उत्तरदायी होता है। तब देखते हैं ना कि आपका जो भी रेफ्रिजरेटर आता है, पहले क्या था, जो भी फ्रिज होता था उसमें आपका सीएफसी होता था, लेकिन अब जो भी अपडेटेड फ्रिज आ रहा है उसमें एचएफसी पाया जाता है। क्या होता है? एचएफसी होता है। सीएफसी को प्रतिबंध करने के लिए एचएफसी का यूज किया जा रहा है। ये सेकंड क्वेश्चन था। अब अगला प्रश्न देख रहे हैं। थॉमस कप निम्नलिखित में से किस खेल के साथ जुड़ा हुआ है? थॉमस कप काफी अच्छा प्रश्न है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग को याद होना चाहिए। थॉमस जो कप जो है वो बैडमिंटन से संबंधित है। ठीक है, ये जो है एक अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता के लिए किया जाता है। ये इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, प्रत्येक 2 वर्ष पर यह आपके थॉमस कप करवाई जाती है। ठीक है, ये जो स्टार्टिंग किया गया था वो 1982 से ये स्टार्ट किया गया था। ठीक है,
आप ये बताइए कि जो लास्ट थॉमस कप विनर थे वो कौन थे। तो इसका आंसर आप लोग को देना है। ये 1982 में स्टार्ट किया गया। तो थॉमस किससे संबंधित है, तो ये बैडमिंटन से संबंधित है। ये था तीसरा प्रश्न। अब अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से रासायनिक संकेत के बारे में सही नहीं है, ठीक है। ये 4 ऑप्शन है जिसमें 3 सही है, 1 सही नहीं है। तो इसमें कौन जो है वो सही नहीं है। वे तत्वों के नाम के संक्षिप्त संकेत है, बिल्कुल रासायनिक संकेत जो है वो उसका संक्षिप्त रूप होता है, ठीक है। तत्व का संक्षिप्त रूप, छोटा रूप होता है। प्रत्येक चिन्ह एक अक्षर या 2 अक्षर से बने होते हैं। जो भी चिन्ह होते हैं वो 1 अक्षर या 2 अक्षर से बने होते हैं, बिल्कुल सही है। क्लोरीन का रासायनिक प्रतीक चिन्ह Cl है, ये भी सही है। लेकिन इसे जेम्स चॉडविक और जे थॉमसन द्वारा प्रतिपादित किया गया था, ये बिल्कुल गलत है। अतः जो ऑप्शन सी हो गया वो हमारा गलत पॉइंट है। बाकी जो 3 ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब अगला प्रश्न देखते हैं। वह औरत कौन है जिसने स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिए भारतीय महिलाओं की जागृति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उन्हें भारत की कोकिला के नाम से जाना जाता है। काफी अच्छा प्रश्न है। भारत की कोकिला के नाम से जाना जाता है और इनका स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिए इनका एक अहम रोल था, ठीक है। तो इनका नाम आप लोग सबको पता था, ठीक है। इनका नाम सरोजनी नायडू है, जिनको भारत की कोकिला की उपाधि से जाना जाता है। वह कवित्री और राजनेता भी थे। वह किसी राज्य की पहली महिला राज्यपाल बनी है, ठीक है। क्वेश्चन आता है कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन बनी है, तो ये सरोजनी नायडू जी है, ठीक है। इन्होंने भारतीय महिलाओं को स्वतंत्रता के बारे में जागरूक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जो भी हमारे भारतीय महिला थी उस समय उन लोगों को मोटिवेट करने में इनका काफी अहम योगदान रहा है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब अगला प्रश्न देखते हैं। गैल्वेनीकरण जंग से बचाने वाली एक प्रक्रिया है जिसमें स्टील और लोहे पर कोटिंग का इस्तेमाल किया जाता है। तो जो स्टील और लोहा होता है उस पर किस चीज का लेप लगाया जाता है जिससे आपका मतलब जंग नहीं लगे, तो जिंक का यूज किया जाता है, ठीक है। जो गैल्वेनीकरण एक प्रक्रिया है जिससे क्या होता है, जिंक की कोटिंग की जाती है, जिसमें लोहे या स्टील को पिघले हुए जिंक में डुबाया जाता है। जिंक की परत होने से लोहे या स्टील का क्षरण नहीं होता, यानी रोस्टिंग नहीं होता है, यानी आपका जंग नहीं लगता, जिससे आपका लोहे या स्टील का जो एज होता है वो बढ़ जाता है। तो ये था छठा प्रश्न। अब अगला प्रश्न देखते हैं। काफी अच्छा प्रश्न है, ये कंप्यूटर का प्रश्न है। मेमोरी इकाई का सही मिलान करें। जो मेमोरी इकाई होता है उसका मिलान सही करना है। तो 4 बिट पर क्या होता है, 4 बिट पर 1 निबल होता है। क्या होता है, 4 बिट पर 1 निबल होता है। अब 1024 के बी, ये तो आप लोग देखे होंगे। आज ना 4G आ गया तो हम लोग केबी वगैरह नहीं पता चल पाता है, लेकिन पहले जो आपका 2G चलता था उसमें हम लोग को कोई भी सॉन्ग्स डाउनलोड करना होता था, कोई भी वीडियो डाउनलोड करना होता था, कोई भी फाइल डाउनलोड करना होता था, तो हम लोग को काफ़ी किल्लत महसूस होता था। मतलब अभी केबी में जा रहा है 1 KB, 2 KB, 3 KB, इस तरीके से चलता था। जो 1024 KB होता था तो तब हमारा 1 MB होता था, और उस समय आपको 1 MB को पूरा करने में मतलब लगभग 2-3 मिनट लग जाता था, ठीक है। अभी तो MB को पता ही चलता है, एक MB कब निकल जाता है, मतलब सेकेंडों में 1 MB निकल जाता है। तो 1024 KB जो होता है वो 1 MB के बराबर होता है, ठीक है। अब 1024 TB जो होता है वो 1 PB के बराबर होता है, और 8 बिट होता है वो आपका 1 बाइट के बराबर होता है। तो यानी ऑप्शन ए बराबर R, B बराबर P, C बराबर S और D बराबर Q। तो ये था 7वां प्रश्न। अब अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, प्रकाश 1 साल में किलोमीटर यात्रा कर सकता है, यानी प्रकाश जो है वो लाइट जो है 1 साल में कितना किलोमीटर यात्रा कर सकता है। तो ये कुल 10 ट्रिलियन किलोमीटर यात्रा कर सकता है। जो प्रकाश की गति होती है अंतरिक्ष में वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड मापी जाती है, 3 लाख पर किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद से प्रकाश 1 साल में लगभग 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर यात्रा कर सकती है। लगभग 9.46 यानी आपका 10 ट्रिलियन, ठीक है। 10 ट्रिलियन यात्रा कर सकती है। तो ये आपका था 8वां प्रश्न। अब अगला प्रश्न देखते हैं। माइक्रोवेव ओवन में धातु के बर्तन की जगह चीनी की मिट्टी बर्तन का उपयोग करना चाहिए। क्यों ऐसा करना चाहिए? जो माइक्रोवेव जो ओवन होता है उसमें धातु के बर्तन की जगह पे चीनी मिट्टी का बर्तन क्यों यूज किया जाता है, उसका रीजन आप लोगों को बताना है। तो माइक्रोवेव जो ओवन होता है वो धातु के बर्तन की जगह चीनी मिट्टी का इसलिए उपयोग किया जाता है क्योंकि चार्ज धातु की सतह पर जमा हो सकता है और एक झटका लगने का खतरा हो सकता है, क्योंकि धातु जो होता है वो विद्युत का सुचालक होता है। तो ये यानी ऑप्शन ए इसका सही है, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से पूर्ण द्वैत संचार चैनल का एक उदाहरण कौन सा है? मतलब फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन, मतलब फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन समझते हैं। इसका मतलब होता है ये जो ऐसा व्यवस्था होता है इसके द्वारा 2 उपकरण आपस में दोनों तरफ से संचार कर सकते हैं। मतलब इधर से हम बोले तो मतलब कम्युनिकेशन हो जाए, कम्युनिकेट हो जाइए, ठीक है। जो पूर्ण द्वैत संचार का उदाहरण है वो आपका टेलीफोन, आप लोग सब जानते होंगे। आप यहाँ घर में होंगे
तो आपको कहीं भी बात करना हो, किसी कोई भी फैमिली से, कोई भी अपने जो भी अपने प्रिय इंसान उनसे बात करना हो, तो आप क्या करेंगे, फ़ोन लगा देंगे और बात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है आपका जो फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन है वो टेलीफोन का बातचीत करने का एक उदाहरण है। इसमें क्या होता है, संचार का, जिसमें अपने कम्युनिकेशन का आदान प्रदान होता है दोनों तरफ से। ये था 10वां प्रश्न। अब अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य के मुख्यमंत्री के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सच नहीं है। राज्य के मुख्यमंत्री, तो ये मुख्यमंत्री का बात आया तो मैं मुख्यमंत्री के बारे में फैक्ट्स क्लियर करूंगा। ठीक है, तो जो ये राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री का पद होता है वो केंद्र में राष्ट्रपति के पद के समरूप बिल्कुल नहीं होता है। यहाँ पे अगर जो राज्यपाल होता है ना, कि जो राज्य स्तर के मुख्यमंत्री होते हैं वो नहीं, राज्यपाल नहीं, यहाँ पे राज्यपाल रहता है। ठीक है, यहाँ पे राज्यपाल रहता है, यानी राज्य स्तर पर राज्यपाल का पद केंद्र में राष्ट्रपति के पद पर समरूप होता है। तो थोड़ा बहुत हम लोग मान भी सकते थे, लेकिन जो मुख्यमंत्री का पद होता है वो केंद्र के राष्ट्रपति के पद के बिल्कुल समरूप नहीं होता है, ये प्रधानमंत्री के पद के समरूप होता है। ठीक है, अब देखिए मुख्यमंत्री का बात है तो मुख्यमंत्री के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो हम लोग देखेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, जब भी पॉलिटी का क्वेश्चंस होता है तो ये सब क्वेश्चंस को पूछने का ज़्यादा आशा रहता है। तो हम लोग क्या करेंगे, जितने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मुख्यमंत्री के बारे में वो देख लेंगे। तो संविधान के आर्टिकल 163 में राज्यपाल की सहायता करने की सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद बनाने की बात कही गई है, जिसका प्रमुख क्या होता है, मुख्यमंत्री होता है। तो यानी आर्टिकल 163 में बोला गया है कि राज्य में एक मुख्यमंत्री होगा। ठीक है, अब जो मुख्यमंत्री बनेगा उनका क्या योग्यता होगा, मुख्यमंत्री हम भी बन जाएंगे, आप भी बन जाइएगा, उनका बनने का कुछ योग्यता होता है। तो उनको विधानमंडल मतलब क्या होता है, विधानसभा प्लस विधान परिषद, दोनों की योग्यता, दोनों की सदस्यता रखने की योग्यता होना चाहिए। ठीक है, मिनिमम जो एज होना चाहिए वो आपको 25 वर्ष जो कि विधानसभा के लिए और 30 वर्ष विधान परिषद के लिए। तो ये है मुख्यमंत्री बनने का योग्यता। अब मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है, तो मुख्यमंत्री को शपथ राज्य के राज्यपाल के द्वारा दिलाया जाता है। दूसरी बात, अब आया पद की समाप्ति, मतलब कोई भी मुख्यमंत्री पद से कब हट सकते हैं। तो पहला त्याग पत्र देकर, त्याग पत्र किसको देंगे, राज्यपाल को देंगे, जो उनको शपथ दिलाएंगे वही, मतलब उनको ही वो अपना त्याग पत्र देंगे। दूसरा, विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर इनकी पद की समाप्ति हो सकती है। जो मुख्यमंत्री होते हैं वो मंत्रिपरिषद का प्रमुख होते हैं। तो ये मुख्यमंत्री से इंपॉर्टेंट जो भी फैक्ट्स था वो आप लोग को मैं बताया। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है। जूट मतलब कपास का। तो ये पश्चिम बंगाल है जो कि भारत का सबसे ज्यादा जूट का उत्पादक है। अब इसके पीछे रीजन क्या है, पश्चिम बंगाल की जलवायु उपजाऊ मिट्टी है जो कि कपास उत्पादन में सहायक है। बंगाल में आपकी 17वीं शताब्दी में 17वीं शताब्दी में यूरोप में मतलब बंगाल से जूट जाता था, कपास जो होता था वो एक्सपोर्ट होता था, कहाँ से, बंगाल से, कहाँ, यूरोप में। तो जो कपास का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वो आपका पश्चिम बंगाल है। ये था आपका मतलब जूट के बारे में, जो जूट का सबसे ज्यादा उत्पादक राज्य है उसके बारे में। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं, काफी अच्छा प्रश्न है और जो लोग क्रिकेट खेलते होंगे वो काफी अच्छी तरीके से इसे रियलाइज भी किए होंगे, और जो देखते भी होंगे वो लोग भी कभी कभी रियलाइज किए होंगे। अभी आईपीएल चल रहा है ना, तो जो भी लोग देख रहे होंगे, जो लड़का तो देखते ही होंगे मोस्टली लोग, जो लड़के नहीं देखते होंगे वो भी देख लें और जो लड़कियां नहीं देखती हैं वो भी कभी देख लें। ठीक है, तो उसमें आपको एक क्वेश्चन फिजिक्स का दे देगा। ठीक है, क्वेश्चन है, एक अच्छा क्रिकेट क्षेत्र रक्षक मतलब जो फील्डर होता है, जो फील्डिंग करता है, एक तेज गेंद को कैच करने के लिए अपने हाथ गेंद के अनुसार क्या करता है और क्यों करता है ऐसा। तो जो भी एक अच्छे क्षेत्र रक्षक होते हैं, जो एक अच्छे फील्डर होते हैं, अब वो फील्डिंग कर रहे हैं, अब कोई बैट्समैन शॉट मारा, कोई गेंद को मारा, अब वो पूरा ऊपर पर मारा, अब जो कैच आएगा, जो गेंद आएगा वो आपको कैच लेंगे, तो कैच लेंगे ना, तो जिस साइड में गेंद जाता है ना उसी साइड में अपना हाथ को खींचते हैं। ठीक है, हाथ को खींचते हैं, उससे क्या होता है आपका, देख लीजिए, वह संपर्क के समय वृद्धि करता है, जिसमें संपर्क के बल कमी आ जाती है। यानी जो इंसान समय वृद्धि होगा उसे, अगर जो हाथ वो पीछे करेगा तो समय का भी वृद्धि होगा, और क्या होगा, संपर्क के बल में भी कमी आएगी, यानी उन्हें ज्यादा चोट का एहसास भी नहीं होगा। तो एक अच्छा टैक्टिस है कैच करने का, अगर जो कैच आ रहा है तो आपको जिस साइड से कैच आ रहा है उसी साइड में अपना हाथ को पीछे कर लीजिए, उससे क्या होगा, आपका समय का जो वृद्धि होगा और उसके बाद आपके संपर्क बल में कमी आ जाती है, जिससे आपको चोट का एहसास नहीं होगा और आप आराम से कैच पकड़ लेंगे। तो ये था आपका 13वां प्रश्न, काफी अच्छा प्रश्न था। अब अगला प्रश्न देखते हैं, अपोलो 11 पहला कृत्रिम उपग्रह जिससे मनुष्य चांद पर उतरा था किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था। अब अपोलो 11
जिससे जो मनुष्य थे वो चांद पर सबसे पहले उतरे थे, वह किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था? तो काफी अच्छा प्रश्न है अपोलो 11 के बारे में। ठीक है, ये जो था, इस मिशन को जो लीड किए थे वो नील आर्मस्ट्रांग तथा पायलट बुज ऑल्ड्रिन के द्वारा किया गया था। ठीक है, और ये आपका 1969 में ये प्रक्षेपित किया गया था। और कौन थे इसके कमांडर? नील आर्मस्ट्रांग और पायलट बुज ऑल्ड्रिन थे। ठीक है, तो ये 1969 में आपका लगभग 20 जुलाई 1969 में ये आपका प्रक्षेपित किया गया था अपोलो 11। तो ये था अपोलो 11 के बारे में फैक्ट्स। अगला प्रश्न है, गुलनाबाद की लड़ाई महमूद होताकी के नेतृत्व किस साल लड़ा गया था? ये गुलनाबाद लड़ाई, तो ये 1722 में 8 मार्च 1722 में महमूद होताकी और आपका एक और सफाविद साम्राज्य, इनके सेनाओं के बीच में आपके 8 मार्च 1722 में ये लड़ाई हुई थी, जिसका नाम गुलनाबाद की लड़ाई था। ये था आपका 15वां प्रश्न, जो कि गुलनाबाद की लड़ाई के बारे में था, जो महमूद होताकी और सफाबाद साम्राज्य के बीच में लड़ा गया था। अब अगला प्रश्न देखते हैं, लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पुनः स्थापना के लिए राजीव गांधी द्वारा 1986 में गठित समिति का नाम क्या था? तो इस समिति का नाम एम सिंघवी समिति था। एल सिंघवी समिति, जो कि 1986 में राजीव गांधी द्वारा इसको आपका स्थापना किया गया था, गठन किया गया था। इसका काम क्या था? इसका काम पंचायती राज की समस्याओं को निपटारा करने के लिए राजीव गांधी सरकार ने बनाई थी। इसमें ग्राम सभा को विकेंद्रित लोकतंत्र का हिस्सा माना गया था। तो ये था हमारा 16 क्वेश्चन, जो कि राजीव गांधी द्वारा 1986 में गठित समिति का नाम एम सिंघवी समिति था। अब अगला प्रश्न देखते हैं, काफी अच्छा प्रश्न है। भारत में सबसे बड़े महलों में से एक, जिसे अंबा विलास के रूप में भी जाना जाता है, और यह वोडेयार महाराज का निवास भी था। वोडेयार महाराजा का निवास था। इसका नाम क्या है? तो इस महल का नाम मैसूर महल है, जो कि भारत के सबसे बड़े महलों में से एक है, जिसे अंबा विलास के महलों के रूप में जाना जाता है। और यह वोडेयार महाराजा के निवास भी था, जो कि आपका कर्नाटका में है। कहाँ है? कर्नाटका में है, मैसूर महल। ठीक है, तो ये था आपका 17वां प्रश्न, जो कि आपका ये जो मैसूर महल है वो भारत के सबसे बड़े महलों में से एक है, जिसे क्या कहते हैं? अंबा विलास। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु, उड़ीसा, छोटा नागपुर और मेघालय के छोटे हिस्सों में पाए जाने वाली मिट्टी का रंग लाल होता है और यह कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है। ठीक है, जो ये मिट्टी होता है वो कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है, जो कि आपके तमिलनाडु, उड़ीसा, छोटा नागपुर और मेघालय के हिस्सों में पाया जाता है। तो उस मिट्टी को क्या नाम है? उस मिट्टी का नाम क्या है? तो यहाँ इसका मिट्टी का नाम लेटेराइट मिट्टी है, जो कि तमिलनाडु, उड़ीसा, छोटा नागपुर के क्षेत्रों में पाया जाता है, जो कि कृषि के लिए बिल्कुल भी उपजाऊ नहीं होती है। तो ये था आपका लेटेराइट सॉइल के बारे में। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं, उपग्रहों की श्रृंखला का प्रमुख उद्देश्य क्या है? काफी अच्छा प्रश्न है कि उपग्रहों के श्रृंखला का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो दूर दराज के क्षेत्रों के लिए टीवी का प्रसारण करना उपग्रहों के श्रृंखला का प्रमुख उद्देश्य है। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय सैटेलाइट सिस्टम एक भू स्थिर सैटेलाइट है, जो कि ब्रॉडकास्टिंग मौसम विज्ञान की जानकारी के लिए इसरो के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। तो यह था आपका उपग्रह के श्रृंखला के उद्देश्य के बारे में, जो कि दूर दराज के क्षेत्रों के लिए टीवी का प्रसारण का काम करता है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव रक्त प्लेटलेट्स छोड़ते हैं जो रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। ठीक है, काफी अच्छा प्रश्न है, आपका ब्लड क्लॉटिंग के बारे में क्वेश्चन है। तो मानव रक्त प्लेटलेट्स प्रोथ्रम्बिन छोड़ते हैं, जो रक्त के थक्के बनाने में काफी हेल्पफुल होता है, प्रोथ्रम्बिन। चलिए इसके बारे में आपको कुछ अब कैसे रक्त थक्का बनता है उसके बारे में जानिए। तो थ्रोम्बोप्लास्ट, ठीक है, थोड़ा सा मैं लिखना पड़ेगा, थ्रोम्बोप्लास्ट वो समझ लीजिएगा, थ्रोम्बोप्लास्ट, फिर प्रोथ्रम्बिन, ये जो प्रोथ्रम्बिन है, प्रोथ्रम्बिन प्लस कैल्शियम, ये 3 चीज मिलेगा ना तो बनाएगा थ्रोम्बिन। क्या बनाएगा? थ्रोम्बिन। आपका थ्रोम्बोप्लास्टिन, ठीक है, प्रोथ्रम्बिन और कैल्शियम, ये तीनों मिलाएगा तो बनेगा थ्रोम्बिन। आप लोग लिखते जाइएगा, यहाँ पे मेरा लिखने का कोई साधन नहीं है, मैं बता रहा हूं, फिर से सुन लीजिएगा। थ्रोम्बोप्लास्टिन, प्रोथ्रोम्बिन और कैल्शियम, ये तीनों मिलेगा तो बनेगा थ्रोम्बिन। उसके बाद अब देखिए, अब क्या है, अब थ्रोम्बिन मिलेगा और फाइब्रिनोजेन मिलेगा, थ्रोम्बिन मिलेगा, थ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन, थ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन मिलेगा तो बनेगा फीवरिन। क्या बनेगा? फीवरिन।
थ्रोम्बिन मिलेगा और फाइब्रिनोजन मिलेगा तो बनेगा फिब्रिन। उसके बाद से और फिब्रिन मिलेगा और रक्त रिजुराणु, जो रक्त रिजुराणु है वो मिलेगा तो बनेगा रक्त का थक्का, यानी फिर जाके ब्लड क्लॉटिंग होगा। थ्रोम्बोप्लास्टिन मिलेगा, प्रोथ्रोम्बिन मिलेगा, कैल्शियम मिलेगा तो बनेगा थ्रोम्बिन, और थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन मिलेगा तो बनेगा फिब्रिन, और फिब्रिन प्लस रक्त रिजुराणु दोनों मिलेगा तो बनेगा रक्त का थक्का, तब जमेगा ब्लड का क्लॉट होगा। जिसके बॉडी में ब्लड का क्लॉटिंग नहीं होता है उसके लिए काफ़ी हानिकारक चीज़ है। अब बताइए कि जो ब्लड क्लॉटिंग नहीं होता है उससे कौन सा बीमारी होता है और इसका बीमारी का उसका नाम बताना है, ठीक है। तो ये प्रोथ्रोम्बिन के कारण आपका जो रक्त का प्लेटलेट्स का जो छोड़ता है उससे थक्का बनने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो ये था 20वां प्रश्न। अब अगला प्रश्न देखते हैं। यकृत के अध्ययन और उपचार के लिए निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान का शाखा क्या है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। जो यकृत का अध्ययन होता है और उसके उपचार के लिए चिकित्सा विज्ञान में जो शाखा है उसको क्या कहते हैं? तो हेप्टोलॉजी जो है उसमें क्या होता है, वह शाखा जिसमें लीवर, अमाशय आदि का अध्ययन किया जाता है उसको हेप्टोलॉजी बोलते हैं। तो हेप्टोलॉजी में क्या क्या अध्ययन होता है? लीवर, अमाशय वगैरह वगैरह का अध्ययन किया जाता है, वगैरह वगैरह नहीं, लीवर और अमाशय के बारे में। तो हेप्टोलॉजी आपका यकृत के अध्ययन और उपचार के लिए काफी हेल्पफुल शाखा है, ठीक है। ये था 21वां प्रश्न। अब अगला प्रश्न देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ CER किस संदर्भित करता है? मतलब CER का फुल फॉर्म, तो CER का फुल फॉर्म होता है सर्टिफाइड इमिशन रिडक्शन। CER का फुल फॉर्म क्या होता है? सर्टिफाइड इमिशन रिडक्शन। चलिए आप लोग बताइए कि CER यानी सर्टिफाइड इमिशन रिडक्शन का काम क्या रहता है? तो ये आप लोग को बताना है। मैं तो आपको एक नोट देता हूं कि ये पर्यावरण से संबंधित है, तो इसके बारे में आप लोग को लिखना कि सर्टिफाइड इमिशन रिडक्शन क्या होता है। जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वो सारे प्रश्न का आंसर दीजिए। उससे क्या होगा, जो भी क्वेश्चन आप लिखोगे, अपने नोट डाउन करोगे और कमेंट में आंसर करोगे तो वो क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा। तो जो भी क्वेश्चन अगर जो गलती से भी ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ दिया तो वो आप लोग गलती से भी कभी गलती नहीं करोगे। तो ये था आपका 22वां प्रश्न जिसमें CER का फुल फॉर्म के बारे में था। अगला प्रश्न है, विश्व जलवायु सम्मेलन में जो COP21 2015 के नाम से लोकप्रिय है आयोजित किया गया था। जो COP21 जो 2015 में आयोजित किया गया था वो कहाँ हुआ था? तो ये जो COP21 हुआ था वो पेरिस में हुआ था। ये 2015 का संयुक्त राष्ट्र क्लाइमेट परिवर्तन सम्मेलन पेरिस में हुआ था, ठीक है, जो कि 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2015 के बीच में संपन्न हुआ था। यह जो था वो 21वां ऐसा शिखर सम्मेलन था। ये जो 21 है ना, COP21, इसी ये जो था वो 21वां आपका ऐसा शिखर सम्मेलन था। ये था 23वां प्रश्न जो कि आपका COP21 2015 में हुआ था, वो पेरिस में हुआ था। ये एक जलवायु सम्मेलन था। ये 23वां प्रश्न था। अब अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में ASLB पहली बार कब इस्तेमाल किया गया था? ASLB, GSLB, PSLB जानते हो ना, तो ये है आपका ASLB। चलिए आप लोग फुल फॉर्म बताइए, GSLB और PSLB का फुल फॉर्म बताइए। ASLB का जो सबसे पहले बार इस्तेमाल किया गया था वो 1987 में किया गया था। और ASLB फुल फॉर्म क्या होता है? ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। GSLB को बताना है और PSLB को बताना है। ASLB को मैं बता दिया हूं क्या होता है, ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। यह एक 5 स्टेज वाला गैस ईंधन रॉकेट था जिसे इसरो ने विकसित किया था। इसकी पहली सफल उड़ान 24 मार्च 1987 में हुआ था, ठीक है। तो यह था ASLB के बारे में जो कि 1987 में इसका इस्तेमाल किया गया था। अब अगला प्रश्न देखते हैं। खाली स्थान पदार्थ की उन अवस्थाओं में से एक है जो बहुत ही कम घनत्व वाले गैस को अत्यंत कम तापमान के तहत ठंडा करके प्राप्त होती है। तो उसका नाम क्या है? बोस-आइंस्टीन घनीभूत। बोस-आइंस्टीन जो घनीभूत जो है वो पदार्थ की एक अवस्था है जो कि गैस को बहुत निम्न घनत्व तथा अत्यंत कम ताप पर ठंडा करने पर प्राप्त होती है। सामान्य वायु के घनत्व को लगभग 100,000वें निम्न घनत्व ठंडा करने पर यह अवस्था बनती है। यह था बोस-आइंस्टीन घनीभूत के बारे में जो कि पदार्थ की उन अवस्थाओं में से एक है जो बहुत ही कम घनत्व वाले गैस के अत्यंत कम तापमान के तहत ठंडा करके प्राप्त होती है। यह था 25वां प्रश्न। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्र एजेंसी का नाम बताइए जिसकी महत्वपूर्ण गतिविधियों में सभी देशों और सभी खेलों में वैज्ञानिक अनुसंधान, शिक्षा, विकास और डोपिंग रोधी क्षमता पर निगरानी रखने का कोड शामिल है। यह वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी है जिसका आपका हेडक्वार्टर्स है कनाडा में, ठीक है, जो एक संस्था है कनाडा का है और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा इसे शुरू किया गया था। एजेंसी का मुख्य उद्देश्य
कार्य वैज्ञानिक अनुसंधान, शिक्षा, विकास और डोपिंग रोधी क्षमता पर निगरानी रखना और कोड शामिल है। यानी जो भी लोग डोप करता है, जो भी लोग ड्रग्स लेता है, तो वो लोग अपने चेक करता है कि ये लोग ड्रग्स तो नहीं ले रहा है। तो ये वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी का कार्य है, ठीक है, जो कि खेलों में वैज्ञानिक अनुसंधान, शिक्षा, विकास और डोपिंग रोधी क्षमता का निगरानी करता है। तो ये था आपका वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी के बारे में। अब अगला प्रश्न देखते हैं, मूली किस का एक उदाहरण है? जो मूली है वो किसका एक उदाहरण है? तो मूली जो है वो एक जड़ का उदाहरण है। मूली का जड़ में आगे आपका कंद, गाजर, ये सब जो है वो आपका भूमिगत जड़ का उदाहरण है, ठीक है। तो ये था आपका मूली के बारे में, जो कि आपका जड़ का एक उदाहरण है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, मानव मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा बुद्धि, स्मृति और भावनाओं का केंद्र होता है? ठीक है, तो जो सेरेब्रम होता है वो मानव के बुद्धि, स्मृति और भावनाओं का आपका ये केंद्र होता है, ठीक है। मतलब जो भी हमारे स्मृति होती है, जो भी चीज़ हमको याद करने का क्षमता होता है, जो भी हमारे पास दिमाग होता है एवं इमोशंस जो भी होते हैं, तो वो सेरेब्रम के थ्रू ही सब कुछ ये होता है, कंट्रोल होता है, ठीक है। तो ये मानव मस्तिष्क का सेरेब्रम के बारे में था, जो कि आपका बुद्धि, स्मृति और भावनाओं के बारे में बात करता है। अगला प्रश्न है, बेलूर मठ कहाँ स्थित है? तो बेलूर मठ जो है वो पश्चिम बंगाल में स्थित है, ठीक है। जो बेलूर मठ है वो पश्चिम बंगाल में स्थित है और बेलूर मठ रामकृष्ण मठ और मिशन का मुख्यालय है। इसकी स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी। यह हुगली नदी के किनारे अवस्थित है, ठीक है। ये जो आपका बेलूर मठ है वो हुगली नदी के किनारे स्थित है, जो कि पश्चिम बंगाल में है। ये था बेलूर मठ के बारे में, जो कि इसका स्थापना किए थे स्वामी विवेकानंद और ये हुगली नदी के किनारे अवस्थित है। तो ये था बेलूर मठ के बारे में। अब अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से भारत के सिविल सेवा का जनक किसे माना जाता है? तो जो भी लोग सिविल सेवा का एक्सपीरियंस है, जो भी यूपीएससी का एक्सपीरियंस है, तो उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छा प्रश्न है और उन लोगों को जानना चाहिए जो सिविल सेवा का और जिनका गोल है, जो कर रहे हैं उनको तो पता ही होगा ही, जिनका गोल है कि हम यूपीएससी क्लियर करें, तो उन्हें बिल्कुल जानना चाहिए कि सिविल सेवा का जो जनक है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस को जाना जाता है और उन्हें सिविल सर्विसेज का जनक भी कहा जाता है। भारत में ब्रिटिश राज का मजबूत करने के लिए लॉर्ड कॉर्नवालिस ने सिविल सर्विस को स्थापना किए थे, ठीक है। अब चलिए इसमें और तीन आपका फैक्ट्स, तीन मतलब आपका गवर्नर जनरल है, तो उसके बारे में भी हम बताएंगे। उससे पहले लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में दो फैक्ट्स बताऊंगा कि लॉर्ड कॉर्नवालिस जो थे वो अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किए थे और यह एकमात्र गवर्नर जनरल है जिनकी समाधि भारत में स्थित है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि वह गवर्नर जनरल का नाम बताइए जिसका समाधि भारत में स्थित है, तो उनका नाम लॉर्ड कॉर्नवालिस है, जिनका आपका जो समाधि है वो भारत में स्थित है। अब अगला आता है वॉरेन हेस्टिंग्स। ये भी काफी अच्छे गवर्नर जनरल में से एक थे। तो जो वॉरेन हेस्टिंग्स थे वो बंगाल के अंतिम गवर्नर थे। क्वेश्चन पूछता है कि बंगाल के अंतिम गवर्नर कौन थे? तो वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल के अंतिम गवर्नर थे। उसके बाद से इसने द्वैध शासन की समाप्ति की थी। द्वैध शासन जो था ना, इनके द्वारा ही समाप्त किया गया था। ये बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए थे। पहले तो जब ये आपका वॉरेन हेस्टिंग्स थे तो उसमें बंगाल गवर्नर होते थे, लेकिन जो फर्स्ट बार बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था तो ये वॉरेन हेस्टिंग्स को ही बनाया गया था। अब है अगला लॉर्ड वेलेस्ली। तो लॉर्ड वेलेस्ली के बारे में एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो एग्जाम में पूछा जाता है कि सहायक संधि का शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? तो जो सहायक संधि का शुरुआत किया गया था वो लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा शुरुआत किया गया था। अगला जो आखिरी है गवर्नर जनरल, जिनका नाम लॉर्ड विलियम बेंटिक है। ये काफी अच्छे आपका गवर्नर जनरल थे और इन्हें समाज सुधारक के रूप में जानते थे। इनके द्वारा सती प्रथा का अंत किया गया था, ठगी प्रथा का अंत किया गया था एवं उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी बनाया गया था, जो कि हम लोग के लिए अभी फिलहाल अखरता है। जो उच्च शिक्षा का जो माध्यम अंग्रेजी बनाया गया था वो लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा ही बनाया गया था, ठीक है। इनके द्वारा सरकारी सेवाओं में भेदभाव, नागरिकों के धर्म, जन्म स्थान की जाति एवं रंग के आधार पर रोक लगाया था। मतलब जो सरकारी सेवाएं हैं ना, वहां पे भेदभाव नहीं होना चाहिए। जो नागरिकों का धर्म, जन्म स्थान, जाति एवं रंग का आधार बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो ये इनके द्वारा ही रोक लगाया था, ठीक है। तो ये था आपका लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में और ये सारे जो जितने भी गवर्नर जनरल हैं उनके बारे में फैक्ट्स बताया हूँ। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो और वीडियो भी उसी तरीके से आप लोग को अच्छा लगा जिस तरीके से क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और लोगों में शेयर कीजिए।
जब लोगों में शेयर कीजिएगा तो आपका भी उतना फायदा होगा, और जो लोग को शेयर कीजिएगा तो उनका भी फायदा होगा, और वो जब उनको जब अच्छा लगेगा तो वो आपके लिए ब्लेसिंग्स करेंगे, और ब्लेसिंग्स करेंगे तो आपको एग्जाम में पास होने का ज़्यादा चांसेस मिलेगा, ज़्यादा चांसेस होगा। क्या होगा, आशीर्वाद तो सबसे बड़ा आता है, जो दवा से भी बड़ा दुआ होता है। तो दुआ तभी मिलेगा जब आप अच्छे अच्छे नेक नेक कार्य करोगे। तो बस आपको यही करना है, वीडियो को लाइक कर देना है, मेरा मेहनत सार्थक हो इसलिए थोड़ा सा आपको मुझे प्यार देना, मुझे सपोर्ट देना है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत आभार। बहुत जल्द मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में। जय हिंद।